बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम जनाब अरुण बोर्डे साहब, जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मौलाना महफूजुर रहमान साहब, औरंगाबाद शहर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब समीर साहब, अराकीन बल्दिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मेरे मजलिसी रुफ़ा, बुजुर्गानी मिल्लत, नौजवान साथियों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अजीज़ान मिल्लत, ये एक इंतखाबी जलसा है और यहाँ से मजलिस के उम्मीदवार मोहतरम जनाब अरुण बोर्डे साहब हैं। मैंने कल भी एक जलसे में इस बात को कहा और आज भी आपके दरमियान में इस बात को दोहराना जरूरी समझता हूँ कि हमारी जमहूरियत की तल्ख हकीकत ये है कि ख़ास तौर से जो कमज़ोर तबक़ात हैं, जो मज़लूम अवाम है, चाहे वह अक़लियतें हों या हमारे शेड्यूल कास्ट भाई हों, इन सब के लिए बेहद ज़रूरी है कि उनकी एक सियासी आवाज़ हो, उनका एक सियासी नुमाइंदा हो। और उसके ऊपर सबसे ज़रूरी यह है कि वो सियासी आवाज़, वो सियासी नुमाइंदा आज़ाद हो। और याद रखिए कि अगर आज कमज़ोर तबक़ात, मज़लूम अवाम, जिसमें अक़लियतें, हमारे शेड्यूल कास्ट और आदिवासी भाई और बहन इस बात की शिकायत करते हैं कि हम पर जुल्म हो रहा है, हमसे इंसाफ नहीं हो रहा है, संविधान में हमको जो हक मिला वो हुकूक हमको नहीं मिल रहे हैं, हमारी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है, हमको हमारी बेइज्जती की जा रही है, तो इसका सवाल का जवाब सिर्फ यही है कि आपको अपने नुमाइंदों को जो आज़ाद हों, जो कांग्रेस, बीजेपी, राष्ट्रवादी पार्टी से उनका कोई ताल्लुक ना हो, शिवसेना से उनका कोई ताल्लुक ना हो, तब जाकर जब एक ताकतवर नुमाइंदा आपके वोटों से जीत कर ऐवान असेंबली में जाएगा, तो तभी जाकर वो बेबाक तरीके से अवाम के मसाइल की तर्जुमानी कर पाएगा। अब तक होता क्या है कि कोई रिजर्व सीट से हमारे शेड्यूल कास्ट भाई बीजेपी से या शिवसेना से या कांग्रेस से, राष्ट्रवादी से जीत तो जाते, मगर इस तरह 5 साल उनको खामोश रहना पड़ता है कि ना उनकी जबान खुलती, ना वो हरकत करते। ऐसा लगता कि एक मुजस्समे की तरह उनको बनाकर बिठा दिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो नहीं करना चाहती, क्योंकि हम जानते हैं, हमने खुद इस बात को महसूस किया, हमने हरकत करके कामयाबी को हासिल किया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस असेंबली हल्के से अरुण बोर्डे को आप कामयाब करें। मुझे यहाँ पर बाबा साहिब अम्बेडकर याद आ रहे हैं। बाबा साहिब अम्बेडकर से भी किसी ने सवाल किया था कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट, लोकसभा में भी 100 से ज्यादा शेड्यूल कास्ट की सीटें रिजर्व हैं, क्या ये उनके लिए काफी नहीं है, क्या उनकी ताकत के लिए काफी नहीं है? तो बाबा साहिब अम्बेडकर ने कहा कि 100 के ऊपर तो सीटें हैं, 100 के ऊपर तो जीत कर जाते हैं। और बाबा साहिब अम्बेडकर ने कहा था कि ये पार्लियामेंट में अपना मुंह तक नहीं खोलते, ये अपना मुंह सिर्फ उस वक्त खोलते हैं जब उनको नींद की अंगड़ाई आती है, तो उसी वक्त अपना मुंह खोलते हैं।
ये बाबा साहेब अम्बेडकर के अल्फाज थे। आज बिल्कुल वही हाल है। उन्होंने ये बात 60 साल पहले कही थी, मगर 2019 में भी आज वो बात बिल्कुल सच है। इसलिए कि हमारी पार्लियामेंट में इकोनॉमिक ग्राउंड्स के ऊपर आरक्षण रिजर्वेशन दिया गया, तो हिंदुस्तान की लोकसभा में इतनी बड़ी तादाद में शेड्यूल कास्ट एमपीज थे, किसी ने उठकर ये नहीं कहा कि ये जो तुम आरक्षण दे रहे हो ये संविधान के खिलाफ है, और वो संविधान वो आईन के खिलाफ है जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया था। किसी ने उठकर नहीं कहा, बल्कि उल्टा एक दो हजरात ने उसकी तायीद कर दी। जब मुझे मौका मिला तो मैंने साफ और वाज़े तौर पर अपनी मुख्तसर सा जो वक्त मिलता है पार्लियामेंट में, मैंने ऐवान को यह बताया कि आप जो कानून बनाने जा रहे हैं मोदी सरकार, यह आईन के खिलाफ है, यह बाबा साहिब अम्बेडकर की तौहीन है। इसलिए कि आरक्षण इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर नहीं दिया जा सकता। अगर दिया जा सकता तो बाबा साहिब इसका जिक्र करते, और सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स ने साफ और वाज़े तौर पर कह दिया कि इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर आरक्षण नहीं मिल सकता, नहीं मिलना चाहिए, मगर कोई हिम्मत नहीं किया। वही हाल महाराष्ट्र की असेंबली का है। आए दिन इतने बड़े बड़े वाकयात होते हैं और कोई जबान नहीं खोलता। भीमा कोरेगांव का इतना बड़ा वाकया हुआ, कहां गई वो हमारे एमएलए जो हमारे शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट सर जीत कराते थे? सब खामोश तमाशाई बने बैठे रहे। उल्टा मुकदमे आयद किए गए, यूएपीए लगा दिया गया, एक एक साल से जेल में सड़ रहे हैं और कोई उनका पूछने वाला नहीं है। हमने अपने नुमाइंदे को, अपने उम्मीदवार को अरुण बोडे को बनाया, और मैंने अरुण बोडे से बुलाकर कहा कि जैसा आप उनको मोहब्बत से कहते हैं भाऊ, मैंने भी कहा भाऊ, जब यहाँ की आवाम तुमको अपनी मोहब्बतों से नवाजेगी और आपको अपने वोटों से कामयाब करेगी, तो तुम असेंबली में भी भाव बन के रहना, खामोश नहीं बैठना जाकर असेंबली में। तुम्हारा काम वहां पर जाकर लड़ना, गड़बड़ करना, ताकि महाराष्ट्र की विधानसभा को यह मालूम हो जाए कि महाराष्ट्र के दलित समाज का एक शेर खड़ा हुआ है जो इंसाफ के लिए लड़ेगा और इंसाफ को हासिल करेगा। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। मैं जब कभी भी औरंगाबाद को आया, मैंने हमेशा ये कहा कि मैं यहाँ पर अपनी मकबूलियत को या अपने आप को लीडर बनाने के लिए नहीं आया हूं। मैं ये चाहता हूं कि औरंगाबाद की सरजमीन से कमजोर अवाम की क़ियादत उभरे और वही जाकर इंसाफ की लड़ाई लड़ सकते हैं। मेरी ख्वाहिश और मेरी कोशिश यही है कि इसी सरजमीन से ऐसे लोग उठे जिनको यहाँ के बसने वाले अपने वोटों से, अपनी मोहब्बतों से उसको नवाजे, उनको कामयाब करे। तभी जाकर इस असेंबली हलके के जो काम डेवलपमेंट के रुके हुए हैं वो पूरे होंगे, और साथ ही साथ एक समाजी इंसाफ का पैगाम हमको पूरे महाराष्ट्र में देना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहां से अरुण बोडे को उम्मीदवार बनाया, तो धारावी से संसारे साहब को हमने टिकट दिया, और धारावी में मैंने 2 जलसे किए, और मुंबई की सरजमीन पर धारावी जैसे मुकाम पर दोनों जलसों में हजारों की तादाद में वंचित समाज, अक़लियतें सब शामिल होकर उन जलसों को कामयाब किया। आप अंदाजा लगाइए कि धारावी में जब मजलिस का इंतखाबी जलसा हुआ, उसके 2 दिन पहले कांग्रेस के साबिका सदर जो अमेठी का इलेक्शन हार कर वायनाड से जीते, उनका जलसा हुआ।
और उसके 2 दिन के बाद मजलिस का जलसा हुआ तो मुकामी मीडिया के लोग ने मुझे बताया कि 20% लोग भी नहीं थे आपके जलसे के बराबर राहुल गांधी के जलसे में। ये आज एक उम्मीद पैदा हो गई है, मजलिस के ताल्लुक से वंचित समाज में एक उम्मीद पैदा हो चुकी है कि हमारी ये पार्टी है, हमारी ये आवाज है। ये मजलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ही का इत्तेहाद, आप ही का सियासी शऊर था कि औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट से आपने इम्तियाज जलील को कामयाब करवाया। आज वही हालात इसी असेंबली हल्के में है, बिल्कुल वही सियासी हालात हैं। अगर हम मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, वही हिकमत अमली अख्तियार करेंगे जो पार्लियामेंट के इलेक्शन में हमने अख्तियार की थी, तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला कोई ताज्जुब खैज बात नहीं होगी कि जब नतीजे आएंगे यहां से अरुण बोडे यहां से कामयाब होकर निकलेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए, किसी वोट को जाय होने से बचाइए और 100% अपनी पोलिंग करवाइए। यही यहां से अरुण बोडे को कामयाब करेगी। जितने आपके वोट हैं उसको इस्तेमाल करिए, किसी भी किस्म से कहीं पर भी कोई कोताही ना होने पाए। तीसरी अहम बात यह है कि मुल्क के मौजूदा हालात आप देख रहे हैं कि किस तरीके से, किस राह पर, किस रास्ते पर मुल्क को लेकर मरकज में बीजेपी और रियासत महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की हुकूमत लेकर जा रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि शायद ही इतना ऐसा वक्त आया होगा कि हमको हर तरीके से, हर जाविये से, हर कोने से हमको तंग किया जा रहा है, हमको सताया जा रहा है। मगर मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जिस तरीके से जो ताकतें ये कोशिश कर रही है हमको तंग करने की, हमारी जमीन को तंग करने की, मैं आपसे कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला अनकरीब वो वक्त आने वाला है जब ये तमाम ताकतें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इनको शिकस्त देगा जो मजलूमों पर जुल्म कर रहे हैं और अपने नापाक अज़ाइम को लेकर मुल्क के सेकुलर ढांचे को तब्दील करना चाहते हैं। जरूर इनको शिकस्त मिलेगी। मुझे शिकायत सेकुलरिज्म से जरूर है तो उन जमातों से है जिन्होंने सेकुलरिज्म के नाम पर अक़लियतों को और दलित हमारे भाई और बहनों को धोखा दिया। मैं आज फिर कह रहा हूं कि इनके दो रुखी पॉलिसी की वजह से, दोगली पॉलिसी की वजह से आज वतन अजीज का सेकुलरिज्म किसी अस्पताल के दवाखाने में एक वेंटिलेटर पर आ चुका है। लोग आकर मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि आप हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हम फिरका परस्ती को फरोग देते हैं, हम सेकुलरिज्म को नहीं मानने वाले। मैं जब संविधान को मानता हूं, हिंदुस्तान के आईन को मानता हूं जिसमें लफ्ज सेकुलरिज्म का जिक्र हुआ प्रियम्बल में, तो मैं कैसे उसका इनकार कर सकता हूं। यकीनन आईन में तो लिखा गया मगर जमीन पर मुझे दिखाई नहीं देता। सियासी जमातों की हरकतों की वजह से मुझे दिखाई नहीं देता। और जब इलेक्शन का वक्त आता है तो जब वोट डालने का टाइम आता मुझे उस वक्त दिखाई नहीं देता। और हुकूमत बीजेपी की है और बीजेपी हुकूमत का होम मिनिस्टर, वजीर दाखिला ये कहता है कि सिवाय मुसलमानों के सबको सिटीजनशिप दी जाएगी। तो इसका मतलब क्या है बताइए आप? क्या हिंदुस्तान के आईन की दफा 14 के खिलाफ नहीं है, राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है? क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है
जो हमारे मुल्क के आइन की दफा 15 जो फंडामेंटल राइट है उसके खिलाफ है। क्या पैगाम देना चाहती है बीजेपी की हुकूमत कि सिवाय मुसलमान के सबको शहरियत दी जाएगी? बताओ, क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? तो जवाब आता है बीजेपी की तरफ से कि नहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहां के गैर मुस्लिम लोग अगर वहां पर उनको जुल्म होगा तो यहीं तो आएंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं, यहां के मुसलमानों को अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से क्या करना है? हमने कभी भी अपनी सोच, अपनी फिक्र में भी कभी पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचा। हमने अफगानिस्तान को अपना हिस्सा नहीं माना। हमारा ताल्लुक बांग्लादेश से क्या हो सकता है बताइए आप ही ने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और बांग्लादेश को बनाया, आपने बनाया। तो इसमें हमसे क्यों सवाल किया जाता है? हम पर क्यों शक किया जाता है? आप अंदाजा लगाइए इनकी सोच का कि मुल्क को आजाद होकर 70 साल हो चुके हैं, मगर हिंदुस्तान के अक़लियतों पर शक की सुई हमेशा रहती है। मेरा क्या कनेक्शन हो सकता है पाकिस्तान से बताइए आप? मेरा क्या कनेक्शन हो सकता है सऊदी अरेबिया से? हां, सऊदी अरेबिया में मक्का है, मदीने शरीफ है, वो यकीनन हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ और मुतबरिक जगह है, मगर सऊदी के बाशिंदों से हमारा क्या लेना देना? ईरान से हमारा क्या लेना देना? मगर फिर आकर आप ले जाकर हमको मिलाते उन लोगों से, जबकि हमारी सोच, फिक्र, हमारी आदत, हमारा कल्चर, हमारा बोलना वतन अजीज के बाशिंदों के तौर पर, तरीकों पर, हमारा किसी हद तक इस्लाम भी तो हिंदुस्तानी की तरह है, मगर इसके बावजूद भी शक की सुई हम पर। नहीं, आपको नहीं मिलेगी, उन तमाम को मिलेगी। हम एनआरसी लागू करेंगे। एनआरसी क्यों लागू करेंगे आप? आसाम का बॉर्डर लगता है बांग्लादेश से, मान सकते हैं, चलिए, और वो भी इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस पार्टी की वजह से एनआरसी आई। उन्होंने आसाम में काट किया, सुप्रीम कोर्ट ने आकर उसको मॉनिटर किया। 3.5 करोड़ के करीब आसाम की आबादी, 6000 करोड़ का खर्चा हुआ एनआरसी में, सिर्फ एक आसाम में 6000 करोड़। और क्या निकला? पहाड़ खोद के चूहा भी नहीं निकला आसाम में। सिर्फ 19 लाख लोगों के नाम एनआरसी उस रजिस्टर के बाहर थे। जब तक एनआरसी की लिस्ट नहीं आई थी, ये बीजेपी, शिवसेना दोनों बाजा बजा रहे थे, नहीं एनआरसी बहुत अच्छा है, एनआरसी बहुत अच्छा है। एनआरसी से ऐसी मोहब्बत कर रहे थे जैसा लैला है एनआरसी इनकी। और जैसा एनआरसी आई, एनआरसी आते ही मालूम हुआ कि 19 लाख ही निकले। और मैंने उसी वक्त बयान दिया था, देखो मैं शुरू से कह रहा था कि तुम जो काम करने जा रहे हो उसमें कुछ हासिल नहीं होगा। उसके बाद बीजेपी को और तकलीफ हो गई, शिवसेना के सर में दर्द शुरू हो गया जब मालूम हुआ कि 19 लाख में ज्यादा नाम हमारे गैर मुस्लिम भाई और बहनों के, आदिवासियों के, गोरखाओं के, उन लोगों के जो अपना डॉक्यूमेंट नहीं दिए। तो फौरन बीजेपी ने कह दिया नहीं, अब एनआरसी हम नहीं मानते आसाम के एनआरसी को। यानी ये तो यही हो गया कि इस ग्राउंड में एक अमीर बाप का बेटा क्रिकेट का बैट और बॉल लेकर आता है और बच्चों से बोलता है कौन खेलेगा, तो बच्चे बोलते चलो हम खेलते। एक अरुण बोडे के जैसा एक फास्ट बॉलर आके वो अमीर बाप के बेटे की विकेट निकाल देता है, उसको बोल कर देता है। तो अमीर बाप का बेटा बोलता है, लुतरांडी करता, ओ नहीं मेरा बैट है, मेरा बॉल है, मैं जा रहा हूं।
ये काम बीजेपी किया। 19 लाख नाम आए थे, मालूम हुआ कि ज्यादा नाम गैर मुस्लिम भाइयों बहनों के, तो फौरन वो अमीर बाप का बेटा जैसा रहता ना, जिसको अंग्रेजी में बोलते स्पॉइल्ड ब्रैट, बैट लेके चले गए। हम मानते ही एनआरसी को। अब बोल रहे नहीं, हम नया कानून बनाएंगे पूरे मुल्क में, एनआरसी लाएंगे। आपका मकसद ये है, आप टारगेट करना चाहते हैं गरीब और मजलूम आवाम को। जिस तरह रोहिंग्या में स्टेटलेस कर दिया, आप सिर्फ कागज जिसके पास नहीं है उसको तकलीफ देना चाहते हैं, यह आपका मकसद है। याद रखो, आप जो करने जा रहे हैं और उसके लिए पूरे मुल्क में खर्चा, अगर आसाम में 6000 करोड़ का खर्चा आया तो पूरे मुल्क में कम से कम 60-70 हजार करोड़ से बढ़कर आएगा। अरे ये पैसा गरीबों के लिए इस्तेमाल करो ना। पीने के पानी की लाइन नहीं है। 14,500 किसान 5 साल में महाराष्ट्र में खुदकशी किए। इस साल औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में करीब 75 किसानों ने खुदकशी की। इनको रोको ना, गरीबी के लिए इस्तेमाल करो। जाकर देखो, जहां पर दलितों की बस्तियां हैं, जहां पर मुसलमानों की बस्तियां हैं, वहां पर ड्रेनेज का इंतजाम नहीं है, वहां पर गंदगी फैल रही है, वहां पर नालियों में सूअर फैलता है। आप उसके लिए काम नहीं करेंगे। बैंक से लोन दो ना कारोबार करने के लिए शेड्यूल कास्ट भाइयों को, वो नहीं करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, नौकरियां दो, नहीं देंगे। तो ये नफरत की राजनीति करना, ये दिलों को मिलाने की इनकी सियासत नहीं है। डर की राजनीति, खौफ पैदा करो, डरा के रखो। इनको इस बात का एहसास दिला दो कि तुम अव्वल दर्जे के नहीं, दूसरे दर्जे के शहरी बना दिए जाओगे। और मैं आपसे कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम सिटीजन नंबर 1 थे और सिटीजन नंबर 1 ही रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। एनआरसी क्यों करेंगे आप? मगर मकसद कुछ और है। हिंदुस्तान के वजीर आजम महाराष्ट्र के इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे, हर जगह जाके बोल रहे डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। मेरे को औरंगाबाद आया तो हमारे मीडिया के लोग बोले, ऐसा बोले मोदी डूब मरो। मैं बोला पहले पानी तो पिला दो हफ्ते में 4 दिन, उसके बाद सोचेंगे डूब मरने का। पानी नहीं है। और पानी कहां जाता? अभी आपने सुना अरुण बोडे ने बोला कि जिसको एक फ्लैट दिए 2 करोड़ का, वहां लाइन डालते, उसको डूब मरो बोलो ना पानी में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपको बड़ी मोहब्बत मुस्लिम महिलाओं से। मैं मुस्लिम महिलाओं की ताकतवर देखना चाहता हूं। कितने मुस्लिम महिलाओं को टिकट दी बीजेपी महाराष्ट्र से? बताओ, कितनों को दिए? हमारे मीडिया के लोग पूछते ही नहीं मोदी से, जबकि मीडिया के लोगों को पूछना चाहिए था कि मोदी जी ये तो बताइए कि आपने कितने मुस्लिम महिलाओं को जो ट्रिपल तलाक की पीड़ित है उनको टिकट देना था। एक को भी नहीं दिए। और बोल रहे कि लाओ मैं चैलेंज कर रहा हूं, दोबारा वो कानून को हटा के बताओ। हिंदुस्तान के वजीर आजम, अगर एक मुस्लिम महिला को आप अपने बाजू खड़ा के बोलते कि देखो भाइयों बहनों ये मेरी बहन है, आप वो भी नहीं करते। जब आप ट्रिपल तलाक की बात करते हैं तो फिर आप महाराष्ट्र में मुसलमानों को आरक्षण क्यों नहीं देते हो? 55 बिरादरियों को आरक्षण मिलना जरूरी है। अगर वाकई में मोदी, बीजेपी मुसलमानों को उनका जो मोहब्बत है, जो दावे करते हैं, दोनों आरक्षण महाराष्ट्र में, हमारी बैकवर्डनेस का, हमारी पसमानदगी का रिकॉर्ड है। मराठों का रिकॉर्ड कमजोर है, हमारा मजबूत है।
गवर्नमेंट की मुलाजिमतों में हमारा तनासुब सबसे कम। एक भी मुस्लिम आईएएस ऑफिसर महाराष्ट्र में नहीं है। आईपीएस शायद 2 या 3 है। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट, सबसे इलिटरेसी हमारी बच्चियों में ज्यादा है। किराए के घर में दलितों के बाद सबसे ज्यादा हम रहते हैं। कच्चे घरों में दलित आदिवासियों के बाद तीसरा नंबर मुस्लिम अकलियत का। ये कहां मिल रहा डेटा है इसका। और इसीलिए बंबई हाईकोर्ट ने कहा था कि 2 तालीम में। मगर आप तो खाली सबका साथ सबका विकास के झूठी बातें, अमली तौर पर कुछ नहीं करते, लंबी लंबी छोड़ के जाते। अमेरिका गए तो वहां पर टीवी वालों ने ऐसा दिखाया कि अब मोदी अमेरिका में आ रहे हैं, प्लेन उड़ चुका है दिल्ली से, अब मोदी इतने घंटे में पहुंचने वाले हैं, अब यहां पर पहुंचेंगे। ऐसा दिखा रहे थे मीडिया वाले कि ऐसा लग रहा था कि भाई कोई चांद से जाके आ रहे क्या, यूं चांद की मट्ठी लेके आ रहे क्या। पहुंच गए वहां पर एक हाउडी मोडी हुआ। उस स्टेडियम में वो भाड़े के टट्टुओं को भर दिए 30,000। और वहां के स्टेडियम में से एक साहब मेरे को फोन किए बीजेपी के, बोले ओवैसी, अंग्रेजी में बोले, देखे कितने लोग हम जमा हुए। मैं बोला क्या हो रहा है, तुम टीवी नहीं देखते। मैं बोला आंख खराब करना मेरा मकसद नहीं है। नहीं देखो प्राइम मिनिस्टर। मिला नहीं, मिला अच्छी चीज देख रहा हूं। क्या देख रहे तुम? मिला मैं कुरान पढ़ मैं बात कर सकते। मेरा बोलो। बोले हम लोग देखो इतना 25-30 हजार लोग भर दिए हम लोग। मैं बोला अच्छा। मिला आप क्या है आप? बोले मेरा ताल्लुक जो है दिल्ली से है, हमारे दोस्त हैं, सब बात करना चाह रहे हैं आपसे। मिला एक एक से नहीं बात कर सकता हूं, प्यारे स्पीकर फोन पे डाल लो। एक जना बोला कि मैं फुला के वहां से हूं, गुजरात से हूं, एक वहां से बोला। मिला भाई आप पूरे क्या है? बोले हम सब जो है ना, हमारे पास अमेरिकन पासपोर्ट है। मैं बोला शर्म करो तुम लोग। बोले हैं? मिला फौरन तुम अमेरिका का पासपोर्ट जला के भारत को आ जाओ, यहां पर आकर करो ना काम। अमेरिका में बैठ के तुम क्या कर रहे हैं, आओ। तो अमेरिका का पासपोर्ट छोड़ के आना, हम अमेरिका को छोड़ के आना, हम हमारे मुल्क को छोड़ के आना। मेरा देख लिए आगे असलियत पे हमारा मुल्क बोल दिए तो बोले तेरे से बहस करना बेकार है, फोन कट कर। वहां बैठ के इतना दिखाए टीवी पे, ऐसा मोदी हमारे वजीर आजम ट्रम्प का हाथ पकड़ के चल रहे, ऐसा चल रहे जैसा 2 आशिक जमाने के बाद भी है। अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं। मगर मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। हम जो समझ रहे थे कि ट्रेड एग्रीमेंट मिलेगा, ट्रेड एग्रीमेंट ट्रम्प नहीं दिया। ट्रम्प बड़ा बदमाश है, मैं शुरू से बोल रहा हूं। उन्हें देख लिया 30,000 ये तमाम भाड़े के लोग बैठे उनके सामने अपनी इलेक्शन की मुहिम की बात कर रहे हैं। और हमारे वजीर आजम भी बोल दिया अब की बार ट्रम्प की सरकार। उन्हें और खुश हो गया, उन्हें बोला चलो अब तो अपना मकसद हासिल हो गया, भूल जाओ इसको। कुछ नहीं मिला भारत को। क्या मिला बताओ? बताओ बीजेपी वालों, मेरी तकरीर के बाद तुम यकीनन बहुत तकलीफ होगी, बताओ क्या मिला हमको? ट्रेड एग्रीमेंट मिला? नहीं मिला। कौन सी चीज मिली हमको? कुछ नहीं मिला। उल्टा हम लोग भारत के 17,000 करोड़ रुपए टेलुराइट कंपनी, एक गैस की कंपनी में हमने पैसे डाले और वो कंपनी ट्रम्प को इलेक्शन में पैसा देती। 17,000 करोड़ रुपए दिए ट्रम्प को, अमेरिका की कंपनी को। यहां गरीब मर रहा है, किसान को पैसे देने नहीं है। बैंक, पीएमसी बैंक में डिपॉजिटर्स मर रहे हैं, दुकानें, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, और भारत का 17,000 करोड़ ले जाकर आपने टेलुराइट कंपनी में डाल दिया। इसका कोई जिक्र नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है, कोई टीवी पे दिखाते भी नहीं है।
मगर इसके बावजूद भी वो तमाम के तमाम लोग दोबारा मोदी का साथ देंगे। और मंजलिस इलेक्शन लड़ती है तो हमसे ही सवाल करते, अरे आप क्यों लड़ रहे, कहां जा रहे, इतना क्यों बोलते, जरा कम बोलो, गर्मी मत पैदा करो, हालात को देखो, मुल्क को देखो। अरे भाई कितनों को देखेंगे, कहां कहां देखेंगे, किधर किधर देखेंगे। जब मुझसे किसी एक साहब ने बात कहा तो मैंने कहा हज़रत आपने 4-5 चीजें बोल दी 1 मिनट में। बोले हाँ बिल्कुल बोला आपको, फिर क्या करें। बोले तुम क्या करने वाले, तुम किधर देखेंगे। मैं सिराते मुस्तकीम को देख रहा हूं, खाली एक ही रास्ता है मेरा राइट लेफ्ट ये वो नहीं चलता मेरे को। आप बताइए इस तरह माहौल में, इसके बावजूद भी बीजेपी इख्तिदार पर आती है तो सोचना पड़ेगा आपको, हम तमाम को सोचना पड़ेगा। लोग मजलिस को फिरका परस्त बोलते हैं। मेरे भाई 2014 में बीजेपी को 37% हिंदू भाइयों और बहनों के वोट मिले। 2019 आते आते बीजेपी को 44% हिंदू भाइयों और बहनों के वोट मिले। 37 से 44 हो गया, 7% का इंक्रीज। और बीजेपी को भी बाद मुसलमान वोट दिए 6%, मगर वो 6 से 12 नहीं हुआ, वो 6 ही रहा। अब इस पे मैं 6 वाला क्रिकेट मैच में 6 मार दिए तो बोले देखो इन्हें तौहीन कर रहा है। मगर ये बताओ कि जब 37 से 44 हो गया, इसके बावजूद भी आप मुझे गाली देते। और ये स्टडी हुई बाज़ाब्ता, दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन है CSDS उसका नाम। अब बताइए आप, इसीलिए जब हम ये बातें आवाम के दरमियान में रखते हैं तो लोग मुझसे बोलते तुम क्यों रखते ये बातें जलसों में, ये ड्राइंग रूम में बैठ के बात करने की चीज है। मैंने कहा कि जिसको ड्राइंग रूम में बैठना है बैठो जाके, मेरे को ड्राइंग रूम में बैठने से घुटन महसूस होती, मुझे मैदान की खुली हवा पसंद है, आवाम के आमने सामने बैठकर उनके सामने बात करने मजा आता है। आप बताइए कि हकीकत नहीं रखना चाहते कोई, हकीकत ये है। तो इस हकीकत को सामने रखकर आपको अपना वोट किसको डालना है उसका फैसला करना, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और हद तो यह हो गई मेरे भाई कि जो महात्मा गांधी के कत्ल में जस्टिस कपूर कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट में जिसका नाम आया, आज बीजेपी उनको भारत रत्न देना चाहती है। आप दे सकते, आप हुकूमत में हैं, मगर महात्मा गांधी के कत्ल में जिसका नाम आया उसको क्या बोलेंगे आप। स्वच्छ भारत के नाम पर, बाबू के नाम पर तो स्वच्छ भारत की स्कीम चलाते हैं, मगर जो बापू के कत्ल में कॉन्स्पिरेसी में नाम आया उसको क्या करेंगे। बताओ आप क्या करेंगे उसको, जिसने 2 नेशन थियरी का दावा सबसे पहले किया था। हमने 2 नेशन थियरी को रिजेक्ट किया। क्या ये बात सच नहीं है कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग एक साथ इख्तिदार में थे। क्या ये बात सच नहीं है कि जब मुल्क में क्विट इंडिया मूवमेंट का ऐलान हुआ तो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने उसका बायकॉट किया। क्या हम तारीख को नहीं जानते। हां, तुम इस मुल्क में तुम्हारे फैसले तुम अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक करना चाह रहे तो बोलो खुल के, मगर हम तुम्हारी आइडियोलॉजी को हरगिज नहीं मानेंगे। मैं हरगिज उन लोगों को नहीं मान सकता जिन्होंने मुल्क के 2 नेशन थियरी की बात की, चाहे जिन्ना हो या सावरकर हो। मैं एक भारत को देखता हूं और मानता हूं इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर बाबरी मस्जिद का फैसला आइंदा महीने आएगा, शायद नहीं मालूम, सुप्रीम कोर्ट पर वो फैसला करेंगे। मेरी आपसे अपील है कि दुआ करिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसाफ की जीत हो
और हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि एक ऐसा फैसला आए जिसमें मुल्क में रूल ऑफ लॉ मजबूत हो, ऐसा फैसला है जो कानून की बालादरी को उसको बरकरार रखे, उसको मजबूत करे। ऐसा फैसला है इंशाअल्लाह जो इंसाफ पर मुबन्नी होगा, क्योंकि मेरा मानना यह है अगर एक तरफ मजहब है और दूसरी तरफ इंसाफ है तो मैं इंसाफ को तरजीह दूंगा, क्योंकि अगर वो मजहब इंसाफ नहीं करता तो फिर मजहब मानने के लायक ही नहीं है। तो इंसाफ होगा और इंसाफ होना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। हमको ये उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आखिरी कोर्ट ऑफ अपील है, मगर हकीकत भी यह है कि जब 27 दिसंबर 1949 रात के अंधेरे में बाबरी मस्जिद के अंदर चोरी के तरीके से मूर्तियां रखी गई थी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, FIR, और उस वक्त वहां के जो कलेक्टर थे जिनका नाम नैयर था, उनके बदमाशी और उनकी नफरत की वजह से वो पूरा मसला शुरू हुआ और जनसंघ ने उनको अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया था लोकसभा में। आप देखो, आप जो कलेक्टर था उसको जनसंघ ने बाद में अपना MP बनाया। राजीव गांधी के जमाने में मस्जिद के ताले खोले गए और जस्टिस पांडे जो ताले खोलने का ऑर्डर दिया अपनी किताब में लिख रहे, क्या लिखे सुनो आप। लोग बोलते ना कि इसकी जबान से नफरत क्यों निकलती है, कड़वा क्यों बोलता है। मैं ना नफरत को निकालता हूं ना कड़वा बोलता हूं, मैं सच को बयान करता हूं। जस्टिस पांडे जो ताले खोलने का जजमेंट दिए थे, उन्होंने कहा कि जब मैं कोर्ट को गया तो कोर्ट की दीवार पर एक काला बंदर बैठा हुआ था। लोग उसको अखरोट बादाम दे रहे थे, वो नहीं खा रहा था, वो सिर्फ घूर घूर के मुझे देख रहा था। जज साहब कह रहे हैं कि वो घूर घूर के मेरे को देख रहा था। फिर मैंने जब फैसला दे दिया कि ताले खोले जाए, मैं जब घर को गया वही काला बंदर मेरी घर पे दीवार पर बैठा हुआ है, तो मैंने समझा कि ऊपर वाले से कृपा हो गई, इशारा मिल गया मेरे को। इस ऐसा फैसला देंगे आप कि घर पे दीवार पर बंदर, कोर्ट की दीवार पर बंदर, तो इशारा मिल गया। फिर ये किताबें किस काम की, एविडेंस की, सिविल प्रोसीजर किस काम का, जला दें उसको हम। आपने फैसला दिया, अपनी किताब में लिखते हैं, इसीलिए तो तकलीफ होती है। इसीलिए कह रहा हूं कि इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए और होना होगा इंशाअल्लाह। दीवार पे बंदर बैठा, घर पे बैठा, तो मैं समझ लिया कि ऊपर वाले से इशारा मिल गया। अच्छा, अब मैं भी बोलूंगा कि मैं ख्वाब में देखा था कि मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूं, तो क्या मैं बादशाह का ऐलान कर दूं? बताइए आप, ये तो वही हो गया ना। नहीं, मैं ख्वाब में देखा था। लोग बोलेंगे देखा होगा, नहीं मैं रोज देख रहा हूं। हाँ? रोज देख रहा हूं। तो किसी ने पूछा दिन में भी देख रहा हूं, दिन में भी देख रहा हूं। नींद लगता है कि दिख रहा कि मैं बादशाह सलामत हूं, मैं बन जाऊंगा क्या? बताइए आप, अगर इस तरह के फैसले दिए गए। और जस्टिस वेंकट चल्लैया ने बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जो अपना ऑर्डर दिया, उसमें कहा कि 500 साल का खूबसूरत आर्किटेक्चर था जिसको इन्होंने बर्बाद कर दिया। जस्टिस वेंकट चल्लैया के अल्फाज हैं जजमेंट की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चीजें हैं, जमहूरियत में जब तक हम अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, मैं किसी मजहब के खिलाफ था, ना हूं, ना रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी राय क्या है? मेरी राय यही है कि भारत में, भारत का एक मजहब नहीं होना चाहिए, ना होगा इंशाअल्लाह। भारत में तमाम मजाहिब को मानने वाले रहते हैं, बौद्ध समाज के, जैन समाज के, सिख समाज के, ईसाई, मुसलमान, आदिवासी, हमारे हिंदू भाई। बाज लोग खुदा को नहीं भी मानते, तब भी मुल्क उनकी इज्जत करता है और कहता है कि तुम्हारा हक है, तुम नहीं मानते खुदा को, मत मानो।
जो खुदा को मानता है मानो, मगर बीजेपी क्या चाहती है? इस मुल्क में एक मजहब, इस मुल्क में एक जबान, इस मुल्क में एक कल्चर। अब तो अमित शाह ने कह दिया कि अब इस मुल्क में एक ही पार्टी हो। मेरे भाई, इसकी मुखालिफत हमको करना है। और ये सेकुलर नाम निहाद कांग्रेस, इनसे नहीं हो सकता। कल डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान पढ़ो आप, सावरकर के ऊपर, जो मुझे फिरका परस्त बोलते ना बोलो। कहां गए वो लिबरल लोग? कहां गए वो सेकुलर लोग जो ओवैसी पर तनकीद करते थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा सावरकर के बारे में? क्यों खामोश है वो तमाम सेकुलर लोग? तुम मुझे बोलते थे ना, अब तुम्हारी जबानों को क्या हुआ बताओ? राहुल गांधी एक बात, मनमोहन सिंह एक बात। मेरे भाई, अब वक्त आ चुका है कि अब हम अपने वोटों से वंचित समाज को मजबूत करें, इकट्ठा करें, उनको ताकत दें, उनको कामयाब करें। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि वरुण बोडे को यहां के एमएलए बनाकर महाराष्ट्र की विधानसभा में भिजाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमको करना जरूरी है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। मुल्क के हालात आपके सामने हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, याद रखो ये अंधेरी रात बड़ी लंबी रहने वाली है। ये अंधेरी रात में हमको, इस अंधेरी रात में अगर सफर करना है तो हमको किसी नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के बैसाखियों की जरूरत नहीं है। हमको, हमारे लिए अल्लाह काफी है। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील। अपने बाजुओं पर भरोसा करो, अपने पेशानियों से बल को हटाओ, अपने जहनों से खौफ को निकालो, अपने आंखों से बहते हुए आंसुओं को बंद करो। रात में उठो और इबादत करो, बेचैनी की नींद और करवटें मत लो अब, और उठो और उठकर मुकाबला करने का वक्त है। जमहूरियत इस बात की इजाजत देती है आपको। अपनी आवाजों में इत्मीनान पैदा करो, अपनी आवाजों में वो ताकत रखो कि जब तुम आवाज दोगे तो जमाना हिलेगा इंशाअल्लाह होगा, और वो होगा इंशाअल्लाह। मैं आपसे यही पैगाम देने आया हूं कि मुत्तहिदा 21 तारीख के दिन अपने के वोट को अरुण बोडे के हक में इस्तेमाल करिए। और अरुण बोडे ने मुझसे आकर कहा था कि डॉक्टर प्रमोद दुताड़े साहब, जो बेगमपुरा के एक मशहूर डॉक्टर हैं, उमरखेड़ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हमने उनकी तायीद का भी ऐलान किया डॉक्टर प्रमोद का। और हम उम्मीद करते हैं कि उमरखेड़ की आवाम भी डॉक्टर प्रमोद के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगी। वो दूसरी पार्टी के हैं, सही है, कोई बात नहीं, मगर हमारा मकसद एक ही है कि तमाम कमजोर वंचित समाज को एक जगह जमा करना और उनके जरिए एक सियासी आवाज को मजबूत करना। बीजेपी शिवसेना तो 5 साल में हर महाज पर नाकाम। अब शिवसेना के उद्धव ठाकरे औरंगाबाद को आए और औरंगाबाद में आकर तकरीर शुरू की असदुद्दीन ओवैसी के नाम से और खत्म की असदुद्दीन के नाम से, और तकरीर में कहा कि ये हरा सांप है। उद्धव ठाकरे साहब, अगर आपके पास कोई मीर जाफर और मीर सादिक या अब्दुल्ला इब्ने सबा है तो उनसे पूछ लेना कि असदुद्दीन के माने क्या होते हैं। असदुद्दीन के माने सांप के नहीं होते। और आपके दिमाग के फितूर है, नफरत है कि आपने एक एमपी को, जिसने हिंदुस्तान के संविधान पर अल्लाह का नाम लेकर हल्फ लिया, उसको आप सांप बोलते हैं। आप अंदाजा लगाइए इनकी नफरत का कि सियासी इख्तलाफ रहना चाहिए और दलाइल के साथ मुखालिफत करनी चाहिए, जो मैंने अभी पिछले 25 मिनट में आपसे किया। मैंने दलाइल की बुनियाद पर मुखालिफत
मुखालफत की, कांग्रेस की, बीजेपी की, शिवसेना की, मगर इनका मिजाज ग्रामी यह है कि इनकी अक्लमंदी इतनी है या नहीं मालूम कि ये सांप है। क्योंकि औरंगाबाद की सीट पर औरंगाबाद की आवाम ने वोट दिया, जिसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है, जिसमें दलित समाज भी है, हमारे हिंदू भाई भी है, सिख भाई भी है, सबने मिलकर इम्तियाज जलील को कामयाब किया। तो उद्धव ठाकरे को लगा कि यहां से कैसा इम्तियाज जीत गया। उद्धव ठाकरे साहब, अल्लाह जिसको मुकाम और इम्तियाज देना चाहता है, आप नहीं रोक सकते इंशाअल्लाह। मैं सांप हूं, हरा सांप हूं। मीडिया वाले मुझसे बार बार पूछते कि हरा सांप कहा आपको। मैंने कहा प्यारे, मैं अपने हथेली में 25 सांपों को अपने हाथ में बन के पालता हूं। बोले क्या, कैसा? बोला मेरे पास आयतल कुर्सी है, सूरे यासीन, सांप पे हम डसते। बताइए आप, नहीं इसको निकाल के हरे झंडे को निखार के फेंक दो। उद्धव ठाकरे, मैंने मजलिस का यहां पर झंडा कोई बंबू लगाकर नहीं गाड़ा है, कोई सीमेंट लगाकर या आयरन का पोल लगाकर नहीं गाड़ा है। मैंने झंडा लगाया है तो आवाम के दिलों में लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये झंडा दिलों में रहेगा। उद्धव ठाकरे, मैं इस दुनिया से चले भी जाऊंगा, जो जाऊंगा कभी ना कभी, मगर इंशाअल्लाह ताला रहती दुनिया तक औरंगाबाद की इस मुबारक सरजमीन पर बसने वाले गयूर तौहीद परस्तों के दिलो दिमाग पर मजलिस का परचम रहेगा और किसी का खौफ नहीं रहेगा सिवाय अल्लाह के। ये काम मैं कर रहा हूं और करता रहूंगा। झंडा निकालेंगे, क्या निकालेंगे? झंडा निकाल सकते जो बंबू पे लगा है, वो बंबू पे झंडा नहीं लगाया मैंने अल्लाह के करम से अल्लाह ने दिलों में मजलिस की मोहब्बत को पैदा कर दिया। ये काम इनको पसंद नहीं आता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि 21 अक्टूबर के दिन आप जब जाएंगे वोट डालने, तो उद्धव ठाकरे ने मुझे सांप कहकर औरंगाबाद की जमहूरियत पसंद आवाम की तौहीन की है। आपको जवाब देना है, मैं तो जवाब क्या दे सकता हूं। आवाम जवाब देगी कि हरा झंडा यहां पर रहेगा। मुझे यकीन है मजलिस का, यहां से हम मजबूती और अपनी और मकबूलियत में इजाफा करते रहेंगे, खिदमत करके आवाम के दरमियान में रहेगा। और मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे छोटे भाई अरुण बोडे को आप कामयाब करिए। यकीन मानिए गरीब जरूर है, इसके ताल्लुक से लोग बहुत गैर गलत बातें बोलते हैं, मगर मैं जानता हूं ये दिल का अच्छा है। ये मर मिटने तैयार हो जाएगा गरीबों के लिए, आवाम की खिदमत के लिए। और हम यही चाहते हैं कि जो जमीन से जुड़ा हुआ है उसको मुकाम मिले, वो ताकतवर बने, तभी जाकर वो लड़ेगा, आपकी आवाज बनेगा। मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने यहां पर आकर मेरा भड़काऊ भाषण सुना, सांप को देखा, कितना खूबसूरत सांप है, देखो आप, माशाअल्लाह। मेरी अम्मा बोलती, मैं नहीं बोलता, हर अम्मा बोलती बात ये। बहरहाल मेरे भाई,